Yes, so very good evening to all of you. Welcome back. Please don't talk. चलो लेट स्टार्ट. सो हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बारे में पढ़ना. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती. बेसिकली सोशल काम करते हैं ये लोग, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए लोग काम करते हैं, जैसे स्कूल्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, चर्च और ये जो अलग अलग छोटे मोटे क्लब्स होते हैं, ये क्लब्स भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते. सर लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि क्लब कोई बहुत बड़ी सोशल एक्टिविटी कर रहा है. तो ऐसा नहीं करते वो लोग, दिखता नहीं. जैसे आप रोटरैक्ट क्लब देखो तो लोग ट्रीज लगाते हैं. रोटरैक्ट क्लब अलग अलग इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, ओल्ड एज होम में जाके खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं एंड ऐसे और भी चीजें वो लोग करते हैं. पर इसके अलावा उनके क्लब में पार्टीज भी होती है, उनके क्लब के इवेंट्स भी होते हैं, उनके क्लब घूमने भी लेके जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी उनकी ट्रिप्स जाती है. सो बेसिकली रोटरैक्ट क्लब, ये जो क्लब है, ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अपने मेंबर्स से पैसे लेकर उन पैसों से मेंबर्स के लिए अलग अलग फैसिलिटी बना रहे. तो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, बस सब लोग साथ में आके कुछ तो एक्टिविटी कर रहे. तो उसको भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे. उसका भी अकाउंटिंग ऐसे ही होगा जैसे अभी सीखने वाले. ठीक है. तो सर हमने ऑलरेडी काफी सारी बातें अभी तक कर रखी थी, अगर आपको याद हो तो. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है. तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाएगा इन द प्लेस ऑफ ट्रायल बैलेंस. सेकेंड, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है. एंड थर्ड, आपको बैलेंस शीट बनानी होती है. तो जैसे एक प्रॉफिट कंसर्न का ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वैसे ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है. एंड जैसे एक ट्रेडिंग कंसर्न का बैलेंस शीट होता है, वैसे ही इसका बैलेंस शीट होता है. तो एग्जैक्टली सेम बनता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. टर्मिनोलॉजी में फर्क है. मतलब टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है सर, कि वहां पर हम P&L अकाउंट बुलाते, तो यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बुलाते. वहां पर हम नेट प्रॉफिट बुलाते, तो यहाँ प्रॉफिट कमाना ही काम नहीं है, तो यहाँ सरप्लस बुलाएंगे उसी को. क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होगा कि इनकम ज्यादा आई है और एक्सपेंस कम हुआ है. जैसे ऐसा हो सकता है ना कि किसी टेम्पल में बहुत ज्यादा दान आया, डोनेशन बहुत ज्यादा आया, लेकिन उनका खर्चा इतना ज्यादा हुआ नहीं. तो जो पैसे बच गए उसे वो अभी कहेंगे सरप्लस, और वो सरप्लस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल यूज किया जा सकता है वापस से अपने टेम्पल की अलग अलग एक्टिविटीज के लिए. जब बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, फिर टेम्पल का रिनोवेशन करवाते हैं उसमें, और नई नई फैसिलिटीज, नए कमरे बनाते हैं लोगों को रुकने के लिए. ऐसे और फैसिलिटीज टेम्पल में बनाई जाती है ताकि लोगों को, जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उनको व्यवस्था और भी अच्छी मिले. ऐसे. तो सर हमें अब ये बनाना सिखाइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है एंड उसके साथ हम बैलेंस शीट कैसे बनती है. ये दोनों बातें हमें सीखनी है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. अब इसमें और भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एग्जाम्पल सॉल्व करते करते तो हमारे सामने आएंगे, लेकिन वो भी मैंने आपको बोला था. जैसे डोनेशन, डोनेशन दो प्रकार के होते हैं. एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन. जनरल डोनेशन जो होगा उसको आप इनकम ट्रीट करोगे और सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में जाएगा. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन मतलब किसी स्पेसिफिक काम के लिए उस श्रद्धालु ने हमें वो डोनेशन दिया है, तो वो डोनेशन हम इनकम नहीं ट्रीट कर सकते. क्योंकि अगर मैंने इनकम ट्रीट किया उसको, तो वो जनरल नेचर का बन जाएगा. और जनरल नेचर का यानी कोई भी फिर उसका यूज किया जा सकता है, उन पैसों से हम किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. पर ऐसा होना नहीं चाहिए. इसीलिए क्या होगा, तो हम उस स्पेसिफिक डोनेशन को लाइबिलिटी बनाएंगे. तो अब वो कोई भी नाम का डोनेशन हो सकता है, जैसे बिल्डिंग के लिए मिला हो, जैसे प्राइजेस देने के लिए मिला हो, स्कॉलरशिप के लिए मिला हो, या और भी बहुत सारे अलग अलग नाम होते. जैसी वो ऑर्गेनाइजेशन वैसा वो डोनेशन. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर वो डोनेशन कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, तो वो सीधा BL में जाएगा, लाइबिलिटी बनेगा कि अभी हमारे पास ये पैसा आया है और हमें इस काम पर ही ये पैसे को खर्च करना है, तो उसी काम के नाम से उसको लाइबिलिटी बना के रख देंगे. लेकिन अगर डोनेशन देने वाले ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, बोला है बस पैसे ले लो,
कोई कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो अब उसको आप सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखोगे और वो आपका सीधा प्रॉफिट बन जाएगा, मतलब वो आपका सरप्लस बन जाएगा। प्रॉफिट बोलना गलत होगा, वो सरप्लस बन जाएगा। तो सरप्लस यानी वो कैपिटल फंड में चल जाएगा, एक जनरल वो पैसा आपका हो गया, आप उसका इस्तेमाल आप किसी भी एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे डोनेशन था वैसे एक स्टेशनरी का भी एक आइटम होता है। स्टेशनरी में हम ऑब्वियसली स्टेशनरी खरीदेंगे, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के भी बुक्स होते हैं, वहां पे भी रिकॉर्ड्स कीपिंग की जाती है, वहां पे भी उनको सब स्टेशनरी लगती है, तो स्टेशनरी पे उनका भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। अब स्टेशनरी पे जो भी खर्चा हम करेंगे, तो क्या सारी स्टेशनरी हम इसी साल यूज कर ले ऐसा जरूरी है? नहीं। तो स्टेशनरी में कंजम्पशन निकालने के बहुत बार अलग अलग एग्जांपल्स में आपको एडजस्टमेंट दिया जाता है कि कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी निकालो, यानी क्या कि जितना आपने कंज्यूम कर लिया स्टेशनरी उतना ही आपको एक्सपेंडिचर में लेना है, बाकी जो खरीदा हुआ स्टेशनरी पर बच गया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये सारी स्टेशनरी खरीदी इस साल के यूज के लिए, उसमें से मैंने बस इतनी यूज कर पाया, ये सब चीजें मैं यूज नहीं कर पाया, तो ये मेरी इस साल के एंड में क्या बन जाएगी? एसेट। उसे मैं कहूंगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। थोड़ा समझ में आ रहा है? तो स्टेशनरी खरीदा मतलब खर्चा है क्या? नहीं सर, स्टेशनरी जो खरीदा उसमें से जो हमने ऑब्वियसली यूज कर लिया वो खर्चा है। आ रही बात समझ? हाँ। तो कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो पहले ना 3 4 5 6 एग्जांपल जो है वो इन्होंने एक एक छोटी छोटी एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ दिया है, मतलब उसमें पूरा फाइनल अकाउंट बनेगा क्या? नहीं। जब हम वो 4 5 एग्जांपल्स खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर कंप्लीट क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, जिसमें हम टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे और पूरा का पूरा बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बात समझ में आ रही? हाँ। तो आइए ये छोटे मोटे इलस्ट्रेशंस पहले देखें। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी हमें सिखाया जा रहा है। अब क्वेश्चन में डेटा कैसा रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेशनरी से रिलेटेड आपको डेटा दिया है, बट क्या अगली बार भी क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा? नहीं, वहां पर तो सर पूरी बैलेंस शीट रहेगी, तो सारे आइटम्स रहेंगे, उन सबका इस्तेमाल करके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये एग्जाम्पल तो हम सॉल्व कर रहे हैं, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो कैसे रहेंगे? तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, उसकी मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना। ओके, ठीक है सर। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको दी गई रहेगी। तो वो एडजस्टमेंट्स और वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के यूज से आप क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। ये जो बैलेंस शीट रहेगी ये क्लोजिंग ऑफ द ईयर की रहेगी। कब की रहेगी बोलो? क्लोजिंग ऑफ द ईयर की रहेगी। लेकिन इस बैलेंस शीट में सबसे पहले बताओ, हम प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट्स, बराबर, कैपिटल के बैलेंस, क्योंकि वो हमारी सबसे मेन लाइबिलिटी होती है। तो वैसे ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल फंड। अब ये जो है ये आपको या तो इन एडजस्टमेंट्स में दे देंगे कि इतना इतना कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग में था, तो ग्रेट, तो आप वो कैपिटल फंड पहले यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखोगे, फिर उसमें ऐड करोगे सरप्लस जो भी इस साल में सरप्लस हुआ होगा वो, और फिर उसमें आपको या डेफिसिट हुआ होगा तो लेस करोगे और फिर कुछ भी कैपिटलाइज अगर करने बोला होगा, वो आगे सीखेंगे हम क्या होता है कैपिटलाइज करना, एंट्रेंस फीस को या डोनेशन को कैपिटलाइज करने बोला होगा तो वो भी इसमें सीधा ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में। ओके सर, तो ये जो भी एडलेस होगा वो सब करोगे और फिर आउटर कॉलम में अमाउंट चल जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है देंगे ही नहीं, तो सर वो तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा क्या? उसके बिना बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तभी तो उसमें सब अभी जो हो रहा है वो सब एडलेस करोगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, करेक्ट है। तो ये ओपनिंग कैपिटल फंड जो है ये दिया नहीं जाएगा
तो सर ये ढूंढना कैसे फिर? तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ेगी बोलो? मतलब साल के शुरुआत में यानी पिछले साल के एंड में बैलेंस शीट कैसी थी वो बनाना पड़ेगा। उसके सारे आइटम्स आपको दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, ढूंढने पड़ेंगे, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं रहेंगे, उनको ढूंढना सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे वो टेक्निक है। तो सारे एसेट्स पिछले साल के एंड की एंड सारी लाइबिलिटीज पिछले साल के एंड की दी हुई रहेगी, उन सबको रिकॉर्ड करोगे। बस एक ही लाइबिलिटी नहीं दी रहेगी जिसका नाम क्या रहेगा। और बैलेंस शीट तो टैली होती है, तो ऑब्वियसली आपको सारी एसेट्स पता है, लाइबिलिटीज सारी पता है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढना पड़ेगा, फिर वो ओपनिंग कैपिटल फंड कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप उसको लिखकर क्लोजिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट कर पाओ। यानी दो टाइप के एग्जांपल हो गए, एक जिसमें आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ओपनिंग कैपिटल फंड आपको रेडीमेड दिया होगा, क्वेश्चन में लिखकर आएंगे वैसे एग्जांपल। बट दूसरा जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी एज अ वर्किंग नोट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, ऐसे तीन आपको अलग अलग आइटम्स बनाने पड़ेंगे। थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। सो सर विद ऑल दैट हमें अब ये बताइए कि ऐसे एग्जाम्पल्स हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करते हैं एक एक। तो ये छोटे छोटे एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहे पहले हम, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा। तो आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है इनको भी ध्यान से देखना है और कैसे हम इनको सॉल्व करोगे समझना है। बाकी पूरा जो प्रोसेस है नॉट फॉर प्रॉफिट के फाइनल अकाउंट्स बनाने का, ऑब्वियसली बाय द टाइम जब हम बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। और जैसे मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए TDTC, PDPC, BA, BL, हर एडजस्टमेंट का स्टार कैसे देना, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझाया हुआ है। वैसा ही सेम इधर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी हम करेंगे। थोड़ा समझ में आया? बोलो ना हाँ। ओके तो आइए ये पहला एग्जांपल देखिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2017। सिर्फ एसेट साइड में क्या दिख रहा है बोलो? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना? 800 रुपए। तो 31 मार्च 2017 का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 800 रुपए। फिर नीचे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। तो 31st मार्च 2018 का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है। उसमें आपको पेमेंट साइड में क्या दिख रहा है? बाय स्टेशनरी परचेज। एक मिनट, ये कौन सा ईयर एंडिंग है बताओ? इससे क्या समझ आया कि ये कौन सी बैलेंस शीट है? पिछले साल की। तो बेसिकली इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। आज से हम इसको क्या बुलाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, और इसमें एसेट साइड में क्या दिख रहा है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मतलब पिछले साल के क्लोजिंग में कितना स्टेशनरी का स्टॉक था? 800। तो बोलो ये पिछले साल के एंड की क्लोजिंग स्टेशनरी कब यूज होंगी? इस साल में 17-18 में। ये 16-17 का बचा हुआ स्टॉक है, तो ये अभी 17-18 में यूज होगा। एम आई करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर ये 17-18 में हम यूज करेंगे, क्या ये 17-18 इस पर्टिकुलर ईयर का ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया? हाँ, 800 रुपए। फिर हमने इस साल में कितनी स्टेशनरी खरीदी, क्या वो यहाँ पे पेमेंट साइड में हमें दिख रहा है? यस सर। कितना दिख रहा है बताओ? 7000। ओके, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए। क्या एडजस्टमेंट दिए बताना? ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। 1500 रुपए स्टेशनरी बिल के अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। एक मिनट, ये 7000 में क्या ये 1500 है क्या? पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दो, सोच समझ के। क्या इस 7000 में वो 1500 रुपए है क्या? हाँ या ना? एब्सोल्युटली नहीं सर। ये 7000 कहां लिखे हैं और कौन से अकाउंट में लिखे हैं? मतलब ये डेफिनेटली जो पैसा आपने दिया है वो है। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने इस साल 17-18 में नई स्टेशनरी कितने की खरीदी? अच्छे से देख के बताओ, आपने नई स्टेशनरी कितने की खरीदी?
सर 7,000 अगर आप बोलोगे तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों सर? 7,000 के तो पैसे देके खरीदिए और 1,500 की कैसे खरीदिए? उधार, जिसका बिल अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो 1,500 और 7,000 यानी टोटल कितने की हमने स्टेशनरी खरीदी है? 8,500 रुपए की ड्यूरिंग दिस ईयर। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। फिर क्या लिखा है? सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 वॉज ₹1,300। 31st मार्च 2018 यानी इस साल का एंड। इस साल के एंड में बताओ कितने की स्टेशनरी हमारे पास अभी भी शेष है? 1,300 रुपए की स्टेशनरी हमारे पास अभी भी पड़ी है, बराबर है? हाँ। वो कब यूज होगी? अगले साल। अब इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। या मैं ऐसा कहता हूं कि ये जानकारी अभी तो सिर्फ स्टेशनरी की जानकारी है, क्या इसके साथ बाकी सब बहुत सारी जानकारी रहेगी? हाँ। ऐसा अगर मैं आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दिखाऊं तो दिस इज समथिंग लाइक बिग क्वेश्चन। अभी समझो ये वाला क्वेश्चन देख लो, या फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये देखो, क्या ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिख रहा है? हाँ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही है। हाँ। तो ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसमें ही कहीं तो भी स्टेशनरी का एडजस्टमेंट छुपा हुआ रहेगा, इसमें ही कहीं तो भी स्टेशनरी परचेज लिखा हुआ रहेगा, और इसमें ही कहीं तो भी स्टेशनरी कंज्यूम का सारा डेटा रहेगा। वो आपको यूज करके स्टेशनरी का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि ये जो स्टेशनरी के सारे इन्होंने यहाँ पे अलग अलग आइटम्स दिए हैं, इनका हम इस्तेमाल करके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे लेके जाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो ये देखो, मैं इन्होंने बोला तो सिर्फ स्टेशनरी कंजम्पशन निकाल के दो, पर मैं आपको सभी करके दिखा रहा हूँ कि पूरा प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी क्योंकि मैं पूरा अकाउंट नहीं बना रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाद में हम पूरा डिटेल में प्रेजेंटेशन करेंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जो रहेगी, ऑब्वियसली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses. So debit side will be our expenditure side and credit side will be income side. तो बताओ यह साइड क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। बाद में दो कॉलम्स हम बनाएंगे, अभी क्योंकि ये शॉर्ट एग्जांपल है तभी एक ही कॉलम बना रहे हैं, एंड ये रहेगी इनकम साइड। ओके, तो प्लीज ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहले बच्चों ये पेमेंट साइड में जैसे ही आप ये स्टेशनरी खर्चा देखोगे, आप इसको कहाँ लिखोगे बोलो? सर हम इसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। कहाँ लिखेंगे इसको? एक्सपेंडिचर में। लेकिन क्या बच्चों इतना ही एक्सपेंस हो गया है क्या? नहीं सर, ये तो हमने खरीदा जो है, जिसके पैसे देके खरीदा, ये वो है। तो यूज कितना किया वो निकालना है। अब यूज कितना किया वो कैसे निकलता है? तो ध्यान से देखना, आपको निकालना है स्टेशनरी कंज्यूम, ताकि आपको पता चले कि स्टेशनरी पर खर्चा कितना हुआ है। तो सबसे पहले आप करोगे कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, ये सब इनर कॉलम में होते जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक था 800 का। फिर इसमें आप ऐड करोगे स्टेशनरी परचेज्ड। बताओ कितने की परचेज की है? 8,500। कहां से आया 8,500? ये समझाना। 7,000 का हमने किया है पेमेंट और 1,500 रुपया अभी भी है बाकी। तो सर ओपनिंग प्लस परचेज बोलो कितने का हो गया? मतलब ये साल में हमारे पास टोटल स्टेशनरी कितने की थी? 9,300। पर जब ये साल खत्म हुआ तो हमारे पास कितने की स्टेशनरी बची हुई है? 1,300। क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है। तो बताओ टोटल स्टेशनरी हम कितने की यूज कर गए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर? 8,000 रुपए की स्टेशनरी हम यूज कर गए। यस और नो? यस सर, एब्सोल्युटली यस। ग्रेट। तो बच्चों ये बताना अब कि हमारा इस साल स्टेशनरी पर खर्चा कितना हुआ है? 8,000। अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट पर भी इसका कोई ये एडजस्टमेंट का कोई इंपैक्ट रहेगा क्या सर? हाँ, फिर डेफिनेटली रहेगा। तो बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन आएगा वो भी देख लेते हैं, और फिर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रही लाइबिलिटी साइड, ये रही एसेट साइड, रुपीज रुपीज। बोलो इसमें से क्या आएगा एसेट में? सर पहली बात तो जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, कौन सा वाला? 1,300 रुपए। क्या वो हमारी एसेट रहेगी एट द एंड ऑफ ईयर? जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है वैसे स्टेशनरी का स्टॉक है। नहीं, हेलो, तो ये इस साल के एंड में यूज होने वाली क्या? नहीं। तो हम फेंक देंगे क्या इसको? नहीं सर, वो पड़ी रहेगी ना, एसेट है ना। अगर वो नहीं होती तो क्या होती उसकी जगह? अब पैसा होता है ना, हमने पैसे देके खरीद के लाई थी, तो पैसे होते ना अगर वो नहीं होती तो। करेक्ट।
एंड बताओ क्या कुछ बिल आउटस्टैंडिंग भी है? आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी, या आप उसको क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो। कितने का था वो? 1500 रुपए का। ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट से आएगा जो आपको समझ कर करना पड़ेगा। समझ में आया? सर मतलब स्टेशनरी कंजम्पशन कैसे निकलता है? बहुत आसान है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब परचेज कितने हो सकते हैं? दो प्रकार के, कैश एंड क्रेडिट। बोलो कैश वाला परचेज कहाँ दिया जाएगा? पेमेंट साइड में। और क्रेडिट परचेज कहाँ दिया जाएगा? सर वो ऑब्वियसली आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा। हेलो, यस। फॉर्मूला याद रखोगे? अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, तो ये इन्होंने स्टेशनरी का कंजम्पशन निकाल के दिया है जो एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हर एक प्रॉब्लम में रहेगी। सो फॉर कंसीडरिंग एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ओनली, एक प्रॉब्लम बनाया है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, जिसके रिसीट साइड में, रिसीट मतलब पैसा आया है, टू सब्सक्रिप्शन लिखा है, यानी सब्सक्रिप्शन के नाम का पैसा आया है 2016-17, 2017-18 और 2018-19। ये 3 साल यहां पर क्यों लिखे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बता सकते हो क्यों लिखे? 16-17, 17-18 और 18-19, ये तीनों साल का मतलब क्या है? हाँ बोलो ना, मतलब क्या है इन तीनों साल का? सर ऑब्वियसली 16-17 का भी सब्सक्रिप्शन इस साल में आया है 1500 रुपए का, 18-19 का भी कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल में आ गया है 3500 रुपए का, और 80,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है जो अभी आया है। मतलब कुछ पैसे पिछले साल के बाकी थे वो भी आए हैं, कुछ पैसे करंट ईयर के ही थे वो आए हैं, और कुछ पैसे अगले साल के लिए अभी आ गए। ओके, एडजस्टमेंट क्या दिए? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000। इस साल का कुछ सब्सक्रिप्शन अभी भी आना बाकी है। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17, एक मिनट, अभी कौन से ईयर की बात चालू है? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का दिया है? 17-18, तो 16-17 यानी कौन सा ईयर होगा? पिछला साल। वॉज ₹2,000, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए थे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज 8,000, और पिछले साल कुछ एडवांस में भी आया था। कितने का सब्सक्रिप्शन एडवांस में आया था? 8,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन पिछले साल एडवांस में आया था। ओके, विद द हेल्प ऑफ अबव इंफॉर्मेशन शो द इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स। तो ऑब्वियसली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक बड़े क्वेश्चन में दी हुई है। आपको फाइनल अकाउंट्स यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में इन सब का जहां पर भी जो भी इंपैक्ट आएगा वो दिखाना है। सबसे पहले तो बताओ, सब्सक्रिप्शन मनी मतलब इनकम, इनकम ऑफ दिस एनपीओ, तो ये इनकम में तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। कितना आना चाहिए वो बात अभी करने वाले, पर आना चाहिए। हाँ, दूसरा सर बैलेंस शीट पर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आएगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्या और किधर। अब आइए ध्यान से एक एक बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट है ना, ये 2 तरीके से दिए जा सकते हैं। कितने तरीके से? 2। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे तो अक्ल में आएगा, नहीं तो बाद में चक्कर आएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। अब बाकी आपकी इच्छा, फालतू बच्चे वाले पने करने करो, टाइम पास आराम से चलने दो, तुम्हारा कितना कॉन्सेंट्रेशन लगेगा वो तुमको ही समझेगा फिर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी 2 तरीके से दी जा सकती है। एक जैसे अभी दिया है, यानी ईयर वाइज बाइफरकेशन दिया है कि पिछले साल का कितना है, इस साल का कितना है, अगले साल का कितना है, उन्होंने ईयर वाइज लिख कर दिया है रिसीट साइड में। लेकिन दूसरा तरीका होगा कि वो लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शन और सिर्फ अमाउंट लिख देंगे, सिर्फ अमाउंट लिख देंगे 85,000। इसमें कितना पिछले साल का है, कितना इस साल के लिए आया है, कितना अगले साल के लिए आया है, कुछ बताएंगे नहीं। वो कहां बताएंगे? वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएंगे, नीचे बताएंगे। तो मतलब ये जानकारी भी कहां मिलेगी बताओ? ये दोनों जानकारी भी कहां मिलेगी? ये भी नीचे आ जाएगी। एक ये तरीका होगा, और दूसरा जो तरीका आपके सामने है, एक ऐसे तरीके से प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में रहेगा, इसको हमको आंसर में कन्वर्ट करना है। तो सर ये वाला तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब टोटल अमाउंट एक साथ देंगे तो क्या करना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा तरीका, जब ऐसा सब्सक्रिप्शन उन्होंने दिया है ईयर वाइज ब्रेकअप करके, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे इन योर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस ऑब्जर्व। तो सर सबसे पहली बात बताओ, ये कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन है?
पिछले साल का। तो सर फिर ये इस साल के रिसीट्स में क्यों आ गया? क्योंकि उसका पैसा कब आया है? अभी आया है। अच्छा, कितना पैसा मिला है? 1500। सबसे पहला सवाल, ये 1500 रुपए बताओ, क्या ये इस साल की इनकम है क्या? इससे पूछ रहा, ये 1500 रुपए क्या इस साल की इनकम है क्या? एब्सोल्युटली नो, ये इस साल की इनकम नहीं है, क्योंकि ये पैसा कौन से ईयर का है? पिछले ईयर का, बस अभी रिसीव हुआ है। हेलो, हाँ। तो सर ये पिछले साल पक्का बाकी रह गया होगा तब अभी रिसीव हुआ है, आया ना? हाँ। तो बच्चों इसको हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले बताया कि कभी कभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना, ताकि ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख के हम उसका बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड निकाल सके जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के काम आए। बात समझ में आ रही? पूरा ध्यान इधर रहना चाहिए। तो सर ये 2016-17 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, क्या ये पिछले साल के एसेट होगी? हाँ, पिछले साल आना बाकी था, इस साल वो आ रहा है, तो क्या ये पक्का पिछले साल हमारी एसेट होगी? अरे हाँ या ना? श्योर? ओके सर, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएगा और कहाँ जाएगा? और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते धीरे धीरे और समझेगा। फिर 17-18 यानी करंट ईयर। तो करंट ईयर के लिए जो भी पैसा आया है, क्या वो तो मेरी स्ट्रेट अवे इनकम है? हाँ, तो ये यहां से सीधा कहां जाएगा? इनकम में जाएगा। ओके, फिर 18-19 के लिए जो पैसा आया है, बताओ ये पैसा रिसीव कब हुआ है, पर है कौन से ईयर का? अगले साल के कुछ पैसे कुछ लोगों ने अभी दे दिए हमको, 18-19 के पैसे 17-18 में आए हैं। बताओ क्या ये इस साल की इनकम है क्या? पहले तो ये बोलो, क्या ये इस साल की इनकम है क्या? हरगिज नहीं सर, ये पैसे कौन से ईयर के लिए आए हैं? अगले साल के लिए, तो इनकम भी कौन सी? अगले साल की। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना सर, वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता है, वो ऑब्वियसली कैश बेसिस पे बनता है। पैसा कौन से भी ईयर का हो उसमें आता है, पैसा कौन से भी ईयर का हो और पैसा कौन सी भी कैटेगरी का हो, कैपिटल हो या रेवेन्यू, उसमें आता है। बराबर? हाँ। पर ये इनकम है क्या? नहीं। क्या बच्चों ये ध्यान से सुनना, क्या ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी है? हाँ सर, कैसे? नहीं समझ में आ रहा, सुनो ध्यान से। ये पैसा एडवांस में आ गया मेरे को, अगले साल के लिए इसी साल आ गया मेरे को, ये पैसा आया ना? हाँ। तो सर अगले साल के रिसीट्स इसी साल आ गए हैं, अगर अगले साल हमारी संस्था रही नहीं तो क्या ये पैसा लौटाना पड़ेगा, या फिर इन पैसों की सर्विसेज अभी भी देनी बाकी है? हाँ, तो डेफिनेटली ये क्या है बोलो? एक लायबिलिटी है हमारे ऊपर, क्योंकि ये पैसा एडवांस में आया। अब छोड़ो, प्री रिसीव्ड इनकम्स क्या लायबिलिटी होती है? हाँ। आपने मुझे समझो FY बीकॉम की फीस अभी पे कर दी, सर ये FY बीकॉम के पैसे पकड़ो। बोला ठीक है, क्लास तो अगले साल होगा, सर आप रखो तो सही, आगे पैसे रहे ना रहे हमारे पास, इसलिए अभी दे दे रहे। क्या ये पैसे मेरी इनकम हो गई? नहीं सर, ये पैसे आपके ऊपर लायबिलिटी है। सर हम 12th ही पास नहीं हुए तो ये पैसे आपको हमें वापस लौटाने पड़ेंगे, बीकॉम में जाएंगे नहीं तो पैसे वापस देने पड़ेंगे ना मुझे आपको। और या फिर सर आपने ही क्लासेस नहीं लिए अगले साल तो आपको हमारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आज मेरे ऊपर क्या है? बोझा है। जब मैं आपको अगले साल पूरे साल का पढ़ाई करवा दूंगा, उसके बाद ये पैसे मेरी क्या हो जाएगी? इनकम। इतना समझ में आया? आई होप सो आ गया। तो सर ये OBA होगा, ये CBL होगा और ये इनकम होगा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा आगे बढ़ता हूं, एक बात आप याद रखो, क्या आपको याद है ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबका कितना इफेक्ट होता है, और एडजस्टमेंट्स में जितने भी एडजस्टमेंट्स आपको दिए होते हैं हर एक के एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? अरे हाँ या ना? हाँ। तो ये बताओ, ट्रायल बैलेंस यानी ही इधर कौन है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हर आइटम का कितना इफेक्ट? एक, इसलिए एक ही इफेक्ट लिखा है। लेकिन जो एडजस्टमेंट सब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? तो करेक्ट। आइए पहला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज ₹7,000। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि चालू साल का यानी 17-18 का कुछ सब्सक्रिप्शन कितना? 7,000 रुपए अभी भी आना बाकी है। अभी भी आना बाकी है मतलब सर ये पैसा अभी भी आना बाकी है तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है।
बट क्या ये है तो इनकम इसी साल की? हाँ। अब मेरे सवाल का जवाब देना, क्या इस 80,000 में ये 7,000 रुपए है क्या? क्या उस 80,000 में ये 7,000 रुपए है क्या? हरगिज नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। वो रिसीव्ड है, ये आना बाकी मतलब रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल रिसीव्ड में कहां से होगा? ये पैसे दिए नहीं लोगों ने अभी तक, वो पैसे पहले से वो आ गए इस साल में, ये पैसे आने बाकी है। पर क्या ये सिर्फ इनकम है क्या इस साल की? फिर नहीं सर, ये भी पैसे इनकम तो इसी साल की, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता अक्रूवल बेसिस पर। रिसीव्ड और रिसीवेबल एंड पेड और पेएबल सब कुछ उसमें आता है, अगर वो किससे रिलेटेड है? करंट ईयर से रिलेटेड है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सेम वैसे ही। ओके तो सर ये डेफिनेटली क्या हमको इस इनकम में ऐड करना पड़ेगा बच्चों? बोलो ना कुछ। हाँ सर, ये 7,000 उस इनकम में, क्योंकि वो हम इनकम में लिखेंगे 80,000 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 80,000 इनर कॉलम में, और ये उसको स्टार लगा दिया कि ये 7,000 उसमें ऐड करना पड़ेगा। हेलो हाँ, लेकिन एक मिनट, सिर्फ इनकम में ऐड करके चलेगा क्या? नहीं, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? 2। तो बताओ इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? CBA। थोड़ा समझ में आ रहा है सर? CBA सर, ये C मतलब क्या? क्लोजिंग, क्योंकि बैलेंस शीट भी कितनी बनेगी? तो जो ओपनिंग में जाएगा उसके आगे वो लिखूंगा, और जो क्लोजिंग में जाएगी उसके आगे C लिखूंगा। जो एसेट होगी वो BA, और जो लाइबिलिटी होगी वो BL। तो OBL, CBL, OBA, CBA, 4 आइटम समझ में आ रहे हैं? हाँ, तो ये मैंने OBA लिखा था क्यों? क्योंकि सर ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, तो पिछले साल आना बाकी था, यानी ये पिछले साल की एसेट थी, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट थी एवरीबॉडी, और वो अभी रिसीव हो गया इस साल हमें। हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट, तो सर ये ऐड इन इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट होगा ये, क्योंकि पैसा नहीं आया ना। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ सर, ये ऐड इन इनकम आप करोगे तो इनकम में मतलब ये 80,000 में आप इनकम साइड में इसको ऐड करोगे तो इनकम कितने की हो जाएगी? 87,000 की। सर फिर ये 87,000 के हिसाब से ही कौन आएगा? बोलो सरप्लस। बोलते जाओ हाँ फटाफट। सरप्लस कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड होगा। मतलब इनडायरेक्टली बोलो, क्या ये 7,000 रुपए और ये 80,000 ऐसे पूरे 87,000 हमारे लाइबिलिटी साइड में पहुंच गए? अरे हाँ हाँ सर पहुंच गए। बिजनेस की तो लाइबिलिटी ना, तो सर ये बिजनेस नहीं, अब ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एवरीबॉडी। हाँ, तो सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि ये पैसा हमारे पास आया है जो हमें हमारे कामों के लिए इस्तेमाल करना। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो सर 87,000 इधर आ गए, लेकिन बताओ पैसे कितने आए? 80,000। तो इधर एसेट साइड में कैश कितनी रहेगी? 80,000। और भी आई है उसके बाद अलग से होगी, वो अलग से एडजस्ट हो जाएगा बराबर। ये इस ईयर का बोलो कितना आया? सिर्फ 80,000। 7,000 का ये आया क्या? नहीं। बैलेंस शीट टैली होगा क्या? नहीं। तो क्या मुझे ये CBA में 7,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ेगा? हाँ, जैसे ये 1,500 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के लिखे गए होंगे, वैसे मुझे अभी कितना लिखना पड़ेगा बताओ? 7,000। थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आया? होप सो आया। धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में एडजस्टमेंट आने वाला है। तो सर इसके तो 2 इफेक्ट हो गए। ओके, सेकंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 वाज 2,000। अब ये इन्होंने पिकअप बाउंसर, यानी क्या? हमने ऑलरेडी जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल आया था उसको ये आउटस्टैंडिंग मान लिया था। कितना? 1,500। पर अब वो जानकारी दे रही कि नहीं नहीं, 16-17 में एक्चुअली आउटस्टैंडिंग यानी आना बाकी सब्सक्रिप्शन कितना था? 2,000। उसमें से कितना आ गया? 1,500। तो बताओ क्या अब ये OBA है क्या? नहीं सर, अभी वो वाला OBA कैंसिल और ये OBA है। एक्चुअली पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 2,000। ऐसा होने वाला है बहुत बार, कभी ये नहीं दिया होगा तो यही आपका ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट बन जाएगा, और अगर ये दिया होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सर अब 2,000 बाकी था। लेकिन और मजे की बात, बोलो पिछले साल बाकी कितने थे? पिछले साल बाकी कितने थे? उसमें से अभी कितने आए? एक मिनट, पिछले साल बाकी कितने थे? 2,000। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाम से एसेट कितने की? वापस से पूछ रहा हूं, पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाम से एसेट कितने की? 2,000। 2,000। पिछले साल के एंड में कितने बाकी थे? तो पिछले साल के एंड में 2,000 बाकी थे, तो पिछले साल के एसेट कितने की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाम से? 2,000।
ये साल चालू होगा, पिछले साल वालों को फोन किया, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, उसमें से कुछ ने पैसे लाके दे दिए। कितने रिसीट्स हो गए बोलो इस साल? 1500। सवाल है इस साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा क्या? हाँ, क्योंकि 2000 में से 500 रुपए अभी भी बाकी है। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। ये देखो इधर, बताओ ये पिछले साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। कौन से साल का? ये है उसकी इनकम साइड। इनकम साइड में हमने लिखा होगा सब्सक्रिप्शन, क्या उसमें हमने 2000 भी ऐड कर दिया होगा। क्या आएगा? जब आएगा, पर कमाई तो है ना, अक्रूवल बेसिस पर बनता है। तो क्या सरप्लस में 2000 आ गए थे? ये पिछले साल की बैलेंस शीट, ये सरप्लस है। बोलो कैपिटल फंड में क्या हम सरप्लस ऐड करेंगे तो ये 2000 रुपए हमारे लायबिलिटी साइड में आ गए। हेलो, लेकिन इसके पैसे पिछले साल आए थे क्या? इसलिए हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिखा होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना रुपए? हर बात तो कनेक्टेड रहो तो एकदम समझ में आ जाएगा। एक बार समझ गया जिंदगी भर समझ गया, नहीं तो कभी नहीं समझेगा, मुश्किल हो जाएगा। सर ये तो पिछले साल की कहानी हो गई सारी। फिर ये साल उगा, ये साल में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दिख रहा है कि 1500 रुपए पिछले साल के आ गए। तो एक मिनट, ये अब मैं बना रहा हूं इस साल की बैलेंस शीट। ध्यान से सुनना, क्या ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 में से 1500 आ गए तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाम की पिछले साल की जो एसेट थी उसमें से 1500 क्या बन गई? कैश। तो एक एसेट कम हुई और दूसरी एसेट बढ़ी, बैलेंस शीट टैली रहेगा। हाँ, लेकिन सर ये 2000 की थी और ये 1500 ही बढ़ी, तो क्या ये 500 रुपए अभी भी मुझे दिखाना पड़ेगा? हाँ। और सर चालू साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो अलग हो गया ना। तो मैं अब इस साल की बैलेंस शीट में क्या करूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17, 500, 17, 18, 7000 आउटस्टैंडिंग है ना। पहली एडजस्टमेंट में पड़ा इस साल का। तो बोलो इस साल का मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में कितना है? 4,500। 500 कौन से ईयर का बाकी है और इस साल का कितना बाकी है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? और क्या ये 7500 में से ये 500 रुपए तो पहले से ही कैपिटल फंड में है? अरे है। और क्या ये 7000 अभी हमने कैपिटल फंड में सरप्लस में डाला ना, हमने इनकम साइड में ऐड करेंगे ना 7000 80,000 में, तो वो बराबर सरप्लस में से आके कैपिटल फंड में आ जाएगा। जिसको समझ रहा हो उसको समझ रहा, जिसको नहीं समझ रहा हो वो कोशिश करे, समझ जाएगा। ओके, तो सर अब ये 2000 जैसे ही मैंने पढ़ा, क्या मेरे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए? अच्छा एक मिनट, अगर यहां पर भी 2000 होता तो बताओ क्या होता? तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट तो है, पिछले साल की तो एसेट है ही ना। और इस साल पूरे पैसे जो बाकी थे वो पूरे, तो बोलो इस साल के एंड में कुछ बाकी रहा क्या पिछले साल का? तो क्या सिर्फ ये 7000 अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा? हाँ, समझा? पक्का? अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ये बताओ आप। सर 2000 बाकी थे और 2500 आ गए, लोग एडी है क्या? नहीं। चलो फिर भी आ गए तो 500 रुपए क्या हो गई? कमाई। तो वो कहाँ डाल दोगे? इनकम, कमाई हो गई ना अपने को। बाकी 2000 थे, हमको चाहिए 2000 थे, पर सामने वाला गलती से 4 की जगह 5 नोट देख के गया। हमने गिनी, हम बोले 1 2 3, अरे तो 2 है, 4, हाँ बराबर है। समझे कि नहीं? इनकम डाल दो। इनकम में लोगों की भलाई के लिए ही यूज करना है पैसा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे भी थोड़ा थोड़ा। हाँ ओके सर, आगे बढ़ो। तो क्या बच्चों अब ये समझ आ रहा है 2000 में से 1500 आ गया तो 500 सीबीए में भी लिखना पड़ेगा। हाँ, आगे क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर। पिछले साल कितना एडवांस में आया था? पिछले साल एडवांस में आया था मतलब 15-20 साल के बाद के लिए आया था क्या? नहीं, पिछले साल एडवांस आया मतलब कौन से ईयर के लिए आया? इस साल के लिए। मेरा पहला सवाल, ये 8000 इनमें से किसी में भी है क्या? ये 8000 इसमें है क्या? ये 8000 इसमें है क्या?
कॉमन सेंस होगा तो सही जवाब दोगे आप, और नहीं होगा तो आप नॉनसेंस हो। हाँ, ये 8,000 इस 80,000 में है क्या? जल्दी बोलो हाँ कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ कि नहीं। नहीं नहीं, कौन कौन कहता है नहीं? हाथ ऊपर कर। वाह, बहुत ही बेवकूफ भरे पड़े हमारे पास। हाँ, कौन कौन कहता है? तो फिर तुम लोग क्या कूदना चाहते हो क्या बाहर? कुछ तो बोलो, एक तो हाँ नहीं तो नहीं, एक तो जवाब देना का। ऑब्वियसली ये उसमें से कहाँ आएगा, कुछ भी बात कर रहे। ये 8,000 उसमें कहाँ आएगा? साफ लिखा है ना इंग्लिश में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग। ये कौन से ईयर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है? इसका, अभी का, 17-18 का। और ये 8,000 कब आए हैं? पिछले साल। तो ये कौन से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा? पिछले साल के। क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पैसा जब आया वो उसी साल में लिखा जाता है? हाँ, वो कौन से भी ईयर का क्यों ना हो। फिर क्या पिछले साल के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में इधर 17-18 लिखा होगा, इधर 16-17 लिखा होगा, इधर 15-16 होगा? तो होगा, नहीं भी हो सकता है, मालूम नहीं हमको पिछले साल का, पर ये दोनों तो पक्का होगा। हाँ, और यहाँ कितने लिखे होंगे बोलो? 8,000। कुछ समझ में आ रहा है? अब छोड़ो, मुद्दे की बात करता हूँ, बाकी जाने दो। कॉमन सेंस थोड़ा कम है। ये बताओ, पिछले साल इस साल के लिए पैसे आए हैं। क्या बोला मैंने? पिछले साल इस साल के लिए 8,000 रुपए आए हैं। क्या ये पिछले साल की इनकम थी क्या? नहीं, कॉमन सेंस। अच्छा, क्या ये पिछले साल के रिसीट्स में था क्या? हाँ। क्या ये इस साल के रिसीट्स में है क्या? क्या ये इस साल के रिसीट्स में है क्या? पर क्या ये इस साल की इनकम है क्या? हाँ। तो बताओ, जब मैं ये 80,000 इनकम में लिखूंगा, उसमें 7,000 तो ऐड करूंगा क्योंकि ये आना बाकी, और वो 8,000 भी ऐड करने पड़ेंगे, तब असली इनकम इस साल की बनेगी। बराबर की नहीं? वाह। तो सर ये हमें इनकम में ऐड करने पड़ेंगे, ये दिया इसको और एक स्टार। तोड़ तोड़, समझ में आ रहा है कुछ? सर इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट क्या बच्चों? ये OBL होगा। ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया सर आपने? तो कुछ समझ में ही नहीं आया सर। अरे क्या, पिछले साल एडवांस में पैसा आया था, तो पिछले साल ये लाइबिलिटी होगी ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। क्या अगले साल वो मेंबर को रखा ही नहीं तो उसके पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, या उसको सर्विसेज देनी बाकी है तो यहाँ पर बोझा है पिछले साल, तो क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी होगा? हाँ। इस साल जो एडवांस में आया था अगले साल के लिए, क्या वो हमने इस साल की लाइबिलिटी नहीं बोला? समझ आ रहा है? किसको किसको सारी बात समझ में? हाथ ऊपर कर। हाँ, तो सारे ही ऊपर आते हैं। ओके, ग्रेट। कुछ नहीं समझाओ, आप पूछना चाहते हो तो पूछो। ओके, तो मेरी बात अब गौर से सुने। सर इसका हमें फाइनल अकाउंट्स में जहां जहां जो जो इफेक्ट आएगा सब करके दिखाना है, करके दिखा दो। बट एक सवाल आपके दिमाग में पहले आना चाहिए, या आ रहा होगा, आप पूछ नहीं रहे हो, या बाद में आएगा पता नहीं, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। क्या सर? बड़ा सवाल है। पिछले साल 2,000 आने बाकी थे बोले, और पिछले साल 8,000 एडवांस में भी आए थे। 2,000 बाकी थे और 8,000 एडवांस में भी आए थे। ये कैसा गणित है सर? डाउट आ रहा है दिमाग में आपके? हाँ, तो क्या बच्चों एक ही सब्सक्राइबर है क्या अपना? कुछ सब्सक्राइबर्स ने पिछले साल पैसे दिए ही नहीं थे, वो 2,000 वाले थे, और कुछ सब्सक्राइबर्स ने उस साल के तो पैसे दिए ही थे पर अगले साल के भी पैसे दे दिए थे, वो एडवांस में आए। समझ में आ रहा? पक्का? एकदम अच्छे से? ये डाउट वापस नहीं आएगा? हाँ, नहीं तो ये बाद में मुझे पूछने आते सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, 3,500 अगले साल के लिए पैसे आ गए और 7,000 अभी भी आने बाकी, तो सर अगले साल के लिए कैसे आए? फिर 7,000 में से 3.5 माइनस करो। ऐसे बच्चे बोलते हैं, पर फिर क्या जवाब देना पड़ेगा उन्हें? बेटा ये 7,000 किसी और के है और वो 3,500 किसी और के है। ये वो दानदाता है जो हमें पहले ही पैसे देके चल गए, और ये वो नालायक है जो अभी तक हमारे पैसे दे नहीं रहे। समझ गए? पक्का? गुड। अब मैं इसका पूरा प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं।
कहा? इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इन बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट बनाऊंगा? ओपनिंग भी एंड क्लोजिंग भी। क्या मैंने जितना भी लिखा है वो तो समझ में आ रहा है अच्छे से अब? हाँ, तो आइए पहले ही बना दे छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ये है इलस्ट्रेशन 2। फॉर्मेट बनाया था कि मैंने? नहीं बनाया। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्लीज पे अटेंशन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आएंगे इनकम साइड में। कहा आएंगे बोलो? इनकम साइड में। और क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इनर कॉलम में क्योंकि उसको स्टार है, बोलो कितना? 80,000। ये कहां से लाया? तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या हम ट्रायल बैलेंस से पहले आइटम्स लाते हैं? हाँ, और फिर उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो एडलेस करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर ये सब्सक्रिप्शन आपने 80,000 पहले तो लिख दिया। अब मुझे इस साल की इनकम चाहिए, तो अब तो कॉमन सेंस भी चलना चाहिए कि ये इस साल आए हुए पैसे हैं 80,000, तो ये तो इस साल की इनकम है और ये इसी साल के नाम से लिखे हुए हैं, तो इसी साल के पैसे है, तो इसी साल की इनकम है ये पूरी। बट क्या इतनी ही इनकम है क्या? नहीं सर, कुछ पैसे पहले के आने और कुछ पैसे पिछले साल इस साल के लिए एडवांस में आए हुए थे। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कुछ पैसे इस साल के एंड में भी आने बाकी है और कुछ पैसे पिछले साल इस साल के लिए आ रखे हैं। क्या वो दोनों भी इसी साल की इनकम है? हाँ, पर क्या वो दोनों इस 80,000 में है? नहीं। जो आने बाकी है वो आने में कैसे, आए हुए में कैसे रहेंगे, और जो पिछले साल आए थे वो इस साल के आए हुए में कैसे रहेंगे? बट है तो वो दोनों इनकम इस साल की, तो क्या मुझे वो दोनों इसमें ऐड करना पड़ेगा? हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 17-18 7,000 and subscription received in advance in 16-17 8,000। तो बोलो ये 7 और 8 15 और 80 8,000 था ना? हाँ, तो 95,000 इस साल की इनकम। थोड़ा ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा प्रेजेंटेशन जो भी होना चाहिए था। सच्ची समझा? और एक्चुअली जो इनकम थी हमारी इस साल की वो एक्चुअली आ गई यहाँ पर। हाँ, अब बैलेंस शीट्स। तो ये पहले मैं बना रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? सर 2,000 रुपए की पिछले साल बाकी थी और 8,000 रुपए की पिछले साल एडवांस आई थी। तो क्या बच्चों 2,000 जो बाकी थी वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से आ जाएगा इधर। हाँ, और जो पिछले साल एडवांस में आया था क्या वो लाइबिलिटी बन जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000। थोड़ा अरे पूरा बोलो। हाँ, ये समझ में आया? अब आ जाते हैं आखिरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? सर सबसे पहली बात तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 500 रुपए अभी भी आना बाकी है, क्योंकि कितना आना बाकी था नीचे बताया 2,000, उसमें से रिसीट्स में कितना आया हुआ दिख रहा है 1,500, तो 500 अभी भी बाकी है ना। तो बाकी तो फिर वो अभी भी इस साल के एंड में भी एसेट है ना हमारी, कि भूल जाओ वो पैसा? ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर, निकाल के लाएंगे कैसे भी करके। हाँ, एंड फिर बोलो 17-18 का कितना आना बाकी है? 7,000। तो टोटल आना बाकी कितना? लेकिन क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था इस साल जो अगले साल के लिए आ गया है? 3,500। हेलो, पक्का? तो 3,500 लाइबिलिटी में। सर एक मिनट, ये 2,000 में से 1,500 आ गए, 500 बाकी वो आपने लिखे। ये 8,000 का क्या सर? ये 8,000 वापस क्यों नहीं आए इधर? बताओ क्यों नहीं आए? सर ये पिछले साल एडवांस में आए हुए थे, तो पिछले साल लाइबिलिटी थी, पिछले साल इसको क्रेडिट बैलेंस था। अब आपने इसको डेबिट करके सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर दिया, मतलब ये अकाउंट टैली हो गया ना, अकाउंट खत्म। और वो कहाँ चल गया? पूरा इनकम। तो उसमें से कुछ बचा ही नहीं, इसलिए कुछ आया ही नहीं। थोड़ा अरे समझेगी ना? पक्का ना? ऐसा प्रेजेंटेशन आपको करना। अब एक मिनट, यही क्वेश्चन अगर ऐसा आता तो क्या होता? अब ये देखना है, इस पर ही मैं डिस्कशन कर रहा हूं।
मैं जानबूझ के यहीं पे कर रहा हूँ ताकि आगे जब बड़े क्वेश्चन आए तो आप पहले से क्लियर रहो इसके बारे में और आपको पूरी आइडिया रहे। तो प्लीज एकदम अच्छे से ध्यान देना मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर। आपको टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 85,000 ऐसे दिया हुआ है। प्लीज पे अटेंशन नाउ। टू सब्सक्रिप्शन रिसीट्स में दिया है 85,000। मतलब इनके पास जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन के आते थे ना पैसे, ये सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसे लिखते जाते थे और फिर क्या किया उसने, और फिर क्या किया, डायरेक्ट टोटल ले ली कि इतना सब्सक्रिप्शन 85,000 और लिख दिया रिसीट्स में टू सब्सक्रिप्शन 85,000, खत्म। इसके अलावा कुछ भी किया। और अब नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 7,000 एंड फॉर प्रीवियस ईयर पीवाई यानी प्रीवियस ईयर 2,000 आउट ऑफ विच 1,500 is received. Okay. An outstanding subscription for 16-17 was 2,000 and subscription received in advance during last year was 8,000 and subscription received in advance for 18-19 is rupees 3,500। ऐसे अब आपको दिया है। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हमें देखना है। एक मिनट सर, यानी जो पहले यहां पर लिखा हुआ था इस तरीके से वो अब इन्होंने क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन टोटल दे दिया रिसीट्स में, सब मिला के जो आया है पूरा, वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, कोई भी हो, दे दिया आपको पूरा का पूरा। और नीचे एडजस्टमेंट में सब लिख के दिया है कि उसमें कितने पिछले साल के हैं, कितने एडवांस में अगले साल के लिए आ गए हैं, वगैरह 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 वगैरह, ऐसी सारी चीजें आपको नीचे लिख के दी एडजस्टमेंट। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, सिंपल है। मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले एग्जांपल सिखाता हूँ। ये देखो इधर, अभी जैसे आप यहां देखोगे, क्या आपको यहाँ पे सिर्फ टू सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, 5,000 लिखा हुआ? हाँ सर दिख रहा है। और वही अगर आप किसी और एग्जाम्पल में जाके देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रही है ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस या नहीं सब्सक्रिप्शन, एक ही बात है। तो ट्यूशन फीस 16, 17, 17, 18, 18, 19 बाइफर्केशन दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे दो कैटेगरी ऑफ प्रेजेंटेशन आपको दिखेंगे। अभी मैं दूसरा वाला डिस्कस कर रहा हूँ, पहला वाला समझ में आया आपको? पहले वाले में और दूसरे वाले में फर्क क्या है सर, वो भी बता देना थोड़ा सा। बिल्कुल, वो भी बताएंगे आपको, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। अब देखो दूसरा वाला ऐसा रहेगा प्रेजेंटेशन। तो सब्सक्रिप्शन 85,000 एंड नीचे सारी जानकारी उन्होंने दी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 7,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 2,000। उसमें से अभी कितना आ गया, 1,500। पिछले साल, इस साल के लिए एडवांस में कितना आया था, 8,000। पिछले साल एक्चुअली बाकी कितना था, 2,000। एंड ये तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ही है, तो ये आउट ऑफ विच जो है ना, ये आप यहाँ समझ लेना, इसके बाद लिखा है, ठीक है। हाँ, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो ऑब्वियसली कितना था सर, 8,000 पिछले साल, और इस साल जो एडवांस में आया वो कितना है, 3,500। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात बच्चों, ये जैसे ही आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ोगे, जैसे आप ट्रायल बैलेंस में क्लासिफिकेशन करते थे, पीडी, पीसी, टीडी, टीसी, बीए, बीएल, वैसे ही आप क्लासिफिकेशन करोगे और रिसीट साइड में जो सब्सक्रिप्शन लिखा है इसके आगे लिख दोगे इनकम, कि इनकम में जाएगा। बट सर ये पूरा इनकम इस साल का नहीं है, ये अब हमें मालूम है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर नॉर्मली रॉ आएगा तो हमको पहले से पता रहेगा कि पूरा इनकम इस साल का नहीं, तो हम इसके आगे तो क्या लिखेंगे, आय। ओके, अब हम एडजस्टमेंट से पढ़ने जाएंगे, तब पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 7,000। बोलो इसका क्या होगा, चालू साल के 7,000 रुपए आने बाकी है, क्या करेंगे इसका? सबसे पहला सवाल, क्या ये 7,000 इस 85,000 में है या नहीं है, या नहीं? नहीं है। अच्छा, होने चाहिए या नहीं जब ये इनकम में जाएगा? तब जब ये यहां से इनकम में जाएगा तो ये 7,000 इसमें होने चाहिए या नहीं?
होने चाहिए, क्योंकि ये कमाई है इसी साल की, बस पैसा आया नहीं, पैसा आएगा बाद में, कभी भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, कमाई जिस साल की उस साल की, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो सर ये 7,000 हमें इनकम में क्या करना पड़ेगा, ऐड, और इसको जाके क्या दे देंगे मस्त स्टार। दूसरा इफेक्ट बताओ इसका क्या होगा, CBA। सर ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आगे पढ़ता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज रुपीज, कितना बाकी था पिछले साल का। अगर आगे ये कुछ नहीं लिखा है तो यहां पे आपको अजम्पशन करना पड़ेगा कि पिछले साल 2000 बाकी था ऐसा लिखकर दे रहे और आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 2000 पूरा इस साल आ गया होगा। बेस्ट अजम्पशन यही होगा। क्या बोला मैंने, बस इतना लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17-2000। ऊपर बताया कि 85,000 में क्या है क्या नहीं कैसा है, और नीचे भी ना कुछ लिखा नहीं है कि दिस 2000 इज रिसीव्ड इन दैट 85,000 रिटर्न अबाउ, कुछ नहीं लिखा होता है, आपको समझना पड़ता है। तो ये 2000 उस 85,000 में है, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा। थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताओ ये 2000 कौन से साल के बाकी थे, पिछले साल के, आए कब है, क्या ये 2000 इस 85,000 में है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, अरे गनमनो है या नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि अगर पिछले साल के 2000 बाकी है ऐसा क्वेश्चन में लिख के दिया हो तो आपको यह अज्यूम करना है कि वो आ ही गए होंगे। नॉनसेंस। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को समझो किसी से पैसे लेने बाकी है, तो मैं उससे इस साल के पैसे पहले लूंगा कि पिछले साल के पहले लूंगा। पहले तेरी 11वीं की तो फीस दे, फिर 12वीं की जमा करेंगे ना तेरी। वो बच्चा आया बोला सर ये 12वीं में जमा कर लो, हाँ तो 11वीं की बाकी है तो 12वीं में जमा कर लो। बोल रहे पहले कहाँ जमा होगा फिर कहाँ जमा होगा, ये कॉमन सेंस है। तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, बस इतना ही लिखा है 2000 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, तो क्यों बताया ये, अरे आपको इसलिए बताया कि आगे होगा। तो ये 2000 उस 85,000 में है या नहीं है। अब ये 85,000 हम पूरे कहाँ लिखने जा रहे हैं, पूरे कहाँ लिखने जा रहे हैं बताओ। जब ये इनकम में जाएगा तब उसमें वो 2000 होने चाहिए क्या, जब ये इनकम में जाएगा तब ये 2000 उसमें होने चाहिए क्या, नहीं सर ये पैसे कौन से साल के, कमाई कौन से साल की, पर आई कब है, इसलिए किस में है, और ये 85,000 हम पूरा इनकम में लिखने जा रहे हैं। अब आया ना, तो ये 85,000 में से 2000 हटाना पड़ेगा कि नहीं। तो सर ये होगा लेस फ्रॉम इनकम एंड क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट थी। थोड़ा थोड़ा क्या इसको और एक स्टार आ जाएगा। अरे समझ रहा क्या कुछ सर, एक मिनट, तो इसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इनकम में बस ये 80,000 लेके गए थे, इसमें वो 2000 या 1500 का कोई लेना देना ही नहीं था। तो समझ में आ रहा है कि बाइफर्केशन नहीं देंगे और देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ना, थोड़ा थोड़ा सर। लेकिन अभी जो इस क्वेश्चन में है उसी एडजस्टमेंट की आप बात करो, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा है कि 2000 में से कितने आए हैं 1500। अब बताओ ये 2000 इस 85,000 में है या नहीं, ये 2000 इस 85,000 में है या नहीं। सर ये 85,000 क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का ना, 85,000 क्या है, इस साल जो पैसा आया है। अच्छा सर 2000 क्या था, पिछले साल का बाकी था। अच्छा तो सर वो इस साल आगे है क्या, नहीं, आगे लिखा है आउट ऑफ विच 1500 रिसीव है, सर उसमें 1500 है। तो ये 1500 रुपए क्या इस 85,000 में है, हाँ। क्या आप ये 85,000 पूरे इनकम में लिख रहे हो, हाँ। क्या ये 1500 रुपए इस साल की इनकम है, नहीं। तो क्या ये 1500 इस इनकम में से हटाना पड़ेगा, हाँ। तो बोलो इस 1500 का ट्रीटमेंट क्या होगा, लेस फ्रॉम इनकम एंड लेस फ्रॉम CBA। सर ये लेस फ्रॉम CBA नहीं समझा, अरे गनमनो पिछले साल का 2000 बाकी था, क्या ये OBA है, हाँ। क्या बच्चों ये OBA में से 1500 आ गया तो ये OBA हम CBA में लिखेंगे और लेस 1500 कर देंगे, 1500 आ गया 500 बचा, तो 500 ऑटोमेटिक आउटर कॉलम में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज 8,000। प्लीज मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना और जवाब देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग कितना, पहला सवाल वो 8,000 इस 85,000 में है क्या,
वो 8,000 इस 85,000 में है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं सर, वो पिछले साल आए पैसे हैं। आप 10 बार भी पूछोगे तो भी हम कहेंगे नहीं। अच्छा, हम इनकम में क्या ये 85,000 ही लेके जा रहे हैं? हाँ, ये 8,000 बोलो इस साल की इनकम है या नहीं? तो ये इनकम में आना चाहिए या नहीं? तो क्या ये इनकम में ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि ये 85,000 में है नहीं, हम ये 85,000 ही इनकम में लिख रहे, तो ये 8,000 भी उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब प्रॉपर इनकम आएगी ना। हाँ, तो इसको और एक स्टार आ गया, ऐड इन इनकम। एंड बोलो ये क्या होगा? सर ये पिछले साल की लायबिलिटी रही होगी, क्योंकि पिछले साल ये एडवांस में आया था। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ू। हाँ, अब ये बताओ, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है? 3500। प्लीज सवाल का जवाब देना। बोलो ये 3500 रुपए क्या है? बोलो ये 3500 रुपए क्या है? हाँ, बस एडवांस। ऐसे पढ़ा था क्या मैं? ये 3500 रुपए क्या है? ये अगले साल के लिए आया हुआ एडवांस है इस साल। ऐसा जवाब देना जी, एडवांस है। पिछले साल का है, पिछले साल के पिछले साल का है कि उसके पिछले साल का है, वो भी बता दो फिर। एडवांस है तो कब आया है, कब के लिए? अब सवाल, ये 3,500 उस 85,000 में है या नहीं? है या नहीं? डेफिनेटली है, तभी तो एडवांस है ना सर। इस साल पैसा आया है अगले साल के लिए, तभी तो इस साल उसको एडवांस बुला रहे अपन। पैसा ही नहीं आया तो एडवांस कहां से? अब बताओ, क्या हम ये 85,000 इनकम में लिखने वाले हैं? हाँ, तो सवाल है ये 3,500 ये 85,000 में है। अब ये 85,000 जा रहे इनकम में, तो ये 3,500 भी जा रहे इनकम में। बट क्या ये 3,500 इस साल की इनकम है? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इसको? लेस फ्रॉम आई। एंड ये पिछले साल अगले साल के लिए हमको पहले से मिल गए पैसे हैं, तो ये हमारी इस साल लायबिलिटी होगी, इसी बिल में। तो और एक स्टार आ जाएगा इसमें। क्या फर्क समझ आया आपको? जो पहले वाला प्रेजेंटेशन था और जो इस प्रेजेंटेशन में, क्या फर्क समझ आया बताओ? जो पहले प्रेजेंटेशन था यानी ये वाला, और जो अभी प्रेजेंटेशन मैंने बना के आपको दिखाया, एडजस्टमेंट सेम है, अमाउंट सेम है, प्रेजेंटेशन भी सेम रहेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बट दोनों में क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा, नहीं बताता हूं कि सर फर्क ये पड़ा कि अब हमें इस सब्सक्रिप्शन को इनकम में लिखना पड़ेगा और इसमें से चारों बातें एडजस्ट करनी पड़ेगी। चारों बातें क्या क्या एडजस्ट होगी? बहुत ध्यान से देखो ये बात, जिसको समझ के उसका बेड़ा पार। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का होता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड करना है, क्योंकि उसमें है नहीं पर वो है इनकम इस साल की। और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन उसमें से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा जो अभी आया होगा, जो उसमें है पर होना नहीं चाहिए इनकम में जाते हुए। और प्री रिसीव्ड या एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में जो आया होगा अगले साल के लिए, वो उसमें है, उसमें से हटाना पड़ेगा। और पिछले साल जो एडवांस आया होगा वो इस रिसीट में थोड़ी होगा, वो तो पिछले साल की रिसीट में होगा, वो ऐड करना। तो जब ऐसा आपको सिंगल अमाउंट देके नीचे चारों एडजस्टमेंट देंगे, तो चारों को एडलेस करना पड़ेगा। दो बातें होगी ऐड और दो बातें होगी लेस। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन ऐसा दे दे तो क्या बच्चों, उन्होंने ऑलरेडी इन दोनों को अलग ही करके दे दिया आपको। अब आपको इस 80,000 में सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सर जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है एंड जो पिछले साल इस साल का एडवांस है, वो दोनों बस ऐड करने पड़ेंगे। तो लेस वाले आइटम्स क्या हो गए? अपने आप अलग हो गए। प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? तो सर ये 85,000 जब देते हैं पूरा इकट्ठा, तो चार बातें एडजस्ट करनी पड़ेगी। चार बातें क्या है? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्रीवियस ईयर एंड एडवांस करंट ईयर प्रीवियस ईयर, चारों एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन ऐड होगा कौन ले, सब ये कॉमन सेंस है। आपको बस ये सोचना है वो इस साल की इनकम है या नहीं, तो इस साल की इनकम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो। अब वो कैसे देखना आपको समझ में आ जाना चाहिए इतना बोलने के बाद। एंड दूसरी बात, सर ऑब्वियसली अगर सब्सक्रिप्शन ऐसा दे रहे तो आसान है, फिर इसमें बस दो ही बातें एडजस्ट कर। सारी बात समझ गए? पक्का? That's it for today. आप सुनिए कल सेम टाइम सेम